नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सेक्शन नंबर 384 सीआरपीसी विच हैज नाउ बिकम सेक्शन नंबर 425 बीएनएसएस। इज देयर एनी चेंज? नोट एट ऑल। फिर कैसे चेंजेस हैं? देयर आर चेंजेस विद रिगार्ड टू द सेक्शंस ओनली। जैसे क्लॉज 1 में अर्लियर देयर वाज सीआरपीसी में पहले देयर वाज सेक्शन 382 सीआरपीसी, नाउ इट हैज बिकम 423। 383 will be converted into 424। 382 423 हो गया, 383 424 हो गया। यही चेंजेस हैं। ऐसे ही प्रोविजो में अब बीएनएसएस में यूज कर रहे हैं 423। इट वाज अर्लियर सेक्शन नंबर 382। प्लीडर शब्द था पहले यूज किया गया था, नाउ दे आर यूजिंग द वर्ड एडवोकेट। ऐसे ही प्रोविजो की सब क्लॉज बी में 383 को 424, मीनिंग बाई देयर बाई जितने भी चेंजेस हैं केवल सेक्शंस के हैं। 382 पहले था, अब हो गया 423। अर्लियर इट वाज 383, नाउ इट हैज बिकम 424 एंड 393 हैज बिकम नाउ 434। तो ओनली चेंज इज विद रिगार्ड टू द सेक्शंस ओनली। ये एडजस्टमेंट आपने देखना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा। So with these words, let's start the class. Section 384, summary dismissal of the appeal, very important for your prelims and also important for your mains. 384 पे लिख लीजिए भाई, question may be asked in your mains exam as well. This is summary dismissal of the appeal and the हिंदी में बोलते हैं इसको अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लें हिंदी में, कहीं ना कहीं मीनिंग इसमें समरी डिसमिसल मतलब संक्षेपतः खारिज किया जाना। संक्षेपतः कर लेंगे। नाउ सी, इफ अपॉन एग्जामिनिंग द पिटीशन ऑफ अपील, व्हाट अपॉन एग्जामिनिंग द पिटीशन ऑफ अपील, ठीक है। सेकंड क्या, एंड द कॉपी ऑफ जजमेंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 382 और सेक्शन 383, चाहे वो 382 की अपील हो चाहे वो 383 की अपील हो, अपीलेट कोर्ट में पहुंच गई। नाउ दिस हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द अपीलेट कोर्ट। व्हाट? योर पिटीशन इन राइटिंग, लिखित में अर्जी, एंड द कॉपी ऑफ द जजमेंट। सही है। नाउ इट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट, अपीलेट कोर्ट। आफ्टर एग्जामिनेशन, अपॉन एग्जामिनेशन, व्हाट? द अपीलेट कोर्ट कंसिडर्स दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग, इट मे डिसमिस द अपील समरीली। अगर कोर्ट को लगता है कि उसमें कोई भी ग्राउंड नहीं है इंटरफेयर करने की, तो उसको वो संक्षेपतः खारिज कर सकती है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि धारा 382 या धारा 383 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर न्यायालय का यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। प्लीज सीधा हिंदी, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग। हिंदी में बोलेंगे इसको, हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तो मेरे ख्याल से हिंदी पढ़ने से इंग्लिश मीडियम वालों को भी ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम समझते तो अल्टीमेटली मदर टंग में ही है। माइंड हमारा वैसे ग्रैस्प करता है, लिखेंगे भले इंग्लिश में हम लोग, समझे आप। कोई पर्याप्त आधार नहीं है, नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग, इट मे डिसमिस द अपील समरीली। वह अपील को संक्षिप्तता खारिज कर सकता है। कौन सा सेक्शन हुआ? 384। नाउ सी, इसको आप ऐसे समझिए, क्या अपील एग्जामिन्ड, सॉरी कोर्ट एग्जामिन्ड, व्हाट? पिटीशन ऑफ द अपील, कॉपी ऑफ द जजमेंट। दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। व्हाट? पिटीशन ऑफ द अपील एंड कॉपी ऑफ द जजमेंट। And then it comes to the conclusion, what? There is no sufficient ground for interfering, पर्याप्त आधार नहीं है इंटरफेयर करने के, then summary dismissal हो सकता है। आई बात समझ नहीं आई आपको? summary dismissal हो सकता है। फिर वो समझिए इसमें कि summary dismissal तो हो गया, इसका एक लाइन लिख लीजिए आप, मीनिंग क्या है summary dismissal का? Dismissing the appeal summarily means dismissing it in an informal manner and without the delay of formal proceedings.
जो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं, दोनों पक्षों को डिटेल में सुना जाए, उस डिटेल में गए बिना एक इनफॉर्मल तरीके से एक शॉर्ट उसमें उसको डिसमिस कर देना। आई बात समझ रहे हैं आप ये? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसमिसल इन समरी। लिख लेंगे आप, आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें मिल जाएगा, नहीं दिए गए तो मिल जाएंगे आपको वो नोट्स, प्रिंट आउट निकलना है उसको। ठीक है साहब, आप पढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रोवाइडेड, अब इसमें क्लॉज आएगी आपकी ए, प्रोविजो ए, नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 382 शैल बी डिसमिस्ड अनलेस द अपीलेंट और हिज प्लीडर हैज हैड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द सेम। समरी डिसमिसल करने की जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, जो पूर्व शर्त है, वो क्या हुई? या तो अपीलेंट को या उसके प्लीडर को यू विल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उनको अपनी बात रखने का मौका करें देंगे आप, ये जो या तो अपीलेंट को खुद को या फिर, लेकिन किस पर है ये? 382 पर, ये ध्यान रखना। तो दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देनी होगी, समझ गए आप? नेक्स्ट, लेकिन कौन सी अपील की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग? 382 में। अगर आप संक्षिप्त विचारण कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका पूरा राइट खत्म हो रहा है। आप समझिए इसको, बहुत बड़ी पावर है और इट शुड बी यूज स्पेरिंगली, जुडिशियसली। दिस इज डिस्क्रिप्शन इन द हैंड ऑफ द कोर्ट, बट इट शुड बी यूज वेरी कॉशियसली। क्यों? अपील का पूरा राइट खत्म हो जाता है एक व्यक्ति का। इफ यू आर डिसमिसिंग हिज अपील, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कि कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो आपने तो उसमें अपील लाया और आपने फटाफट उड़ा दिया उसको, तो इट शुड बी यूज स्पेरिंगली एज वेल। और उसके लिए जरूरी है कि आप उसको पहले सुनो कम से कम। अपीलेंट और हिज प्लीडर हैज हैड ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एंड प्लीज कम टू नेक्स्ट। No appeal presented under section 383 shall be dismissed. I suppose you know, you remember 383 मतलब क्या है? Appeal when appellant is in jail. सही है? आपको सेक्शन आते ही आपको ध्यान में जाना चाहिए अब कि कौन से 383 का मतलब क्या हुआ? When appellant is in jail, तब क्या होगा? Except after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard in support of the same. Same rule is here now. You will not dismiss his appeal. You will not dismiss his appeal without giving him reasonable opportunity of being heard. लेकिन इसमें एक पेच है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर? With this, unless the appellate court consider that the appeal is frivolous or that the protection of the accused in custody before the court would involve such inconvenience as would be disproportionate in the circumstances of the case. इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए लैंग्वेज सही में नहीं आ रहा है तो आपके देखिए, अपील प्रेजेंटेड इन अंडर सेक्शन 383, सही है, मे बी डिसमिस्ड विदाउट गिविंग सच अपॉर्चुनिटी। कब? या तो फ्रिवलेस हो, या तो क्या फ्रिवलेस हो। फ्रिवलेस को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो मैं बताता हूं। 384 हाँ, अपील तुच्छ है, समझे, फ्रिवलेस है, या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी उसको उपस्थित करेंगे। देखिए दो मामलों में जनरल रूल, व्हाट इज जनरल रूल इन केस ऑफ 383? सामान्य नियम क्या होगा? It shall not be dismissed except after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard. ये सामान्य नियम हो गया कि उसको आप एक बार अपनी बात कहने का मौका दोगे आप अपीलेंट को, सही है। अब एक्सेप्शन नहीं, कब? इवन विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी आप कब उसकी अपील को डिसमिस कर सकते हैं समरली? कब? व्हेन दिस इज फ्रिवलेस, ये तुच्छ अपील हो, मीन्स कुछ ग्राउंड है नहीं, बनता नहीं है, देखते ही लग रहा है जनाब माई बाप माफ कर दो, हम तो बहुत गरीब हैं, है ना, हमने कुछ नहीं किया, उसने भी अपनी मेरी दुश्मनी निकाली है, ऐसे ग्राउंड लेकर आओगे, फ्रिवलेस ग्राउंड्स हैं ये। अपील शुड बी सब्सटेंशिएटेड ऑन सम लीगल ग्राउंड्स, है कि नहीं है? अगर देख के लगता है कि नहीं कुछ मामला बनता ही नहीं है, उस समय जनाब मैं गुस्से में आ गया था, हम दिल के बहुत अच्छे हैं, हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, हमारी अपील, ये क्या है? तुच्छ, फ्रिवलेस है,
डिसमिस समरली क्या मतलब सुना जाए इसमें? तो एक प्रोविजन बनाया गया है कि ऐसा कोर्ट की पावर्स में होना चाहिए कि अगर लगता है कि कोर्ट शुड गिव इट्स टाइम टू सम मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स देन, है कि नहीं है? तो इट में देयर में भी सम रीजंस। ऐसा नहीं है कि फ्रिवलेस अपील्स आएंगी नहीं कोर्ट के सामने, आती होंगी, आती हैं। दूसरा कब हो सकता है कि इफ द एक्यूज इज प्रेजेंटेड फ्रॉम कस्टडी इट विल कॉज इनकन्वीनियंस। अगर एक्यूज को अभिरक्षा से कस्टडी से ला करके कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए तो इट विल कॉज इनकन्वीनियंस, असुविधा होगी। कैसी असुविधा? डिसप्रपोर्शनेट इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कि जितनी ग्रेविटी का केस है, मामला छोटा सा है, उसको बुलाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा। ठीक है, हिंदी में देखो क्या कहते हैं उसको, या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी। परिस्थितियों में जो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के हिसाब से देखा जाए तो उतना ग्रेविटी वाला मामला नहीं है कि इतना उसको लेकर आया जाए। सपोज करो एक्यूज इज जेल्ड इन जेल ऑफ चेन्नई, और वो वहां पर किसी और मुकदमे में जेल बंदर, यहां पर भी अब उस पर एक कन्विक्शन हो रहा है। अब यहां पर फिर क्यों पड़े? उसको इतना लग रहा है कि छोटा सा केस है चोरी का, अब इसके लिए लाओ ये सब करो, है कि नहीं है? तो टेक्निकल केवल एक रूल को फॉलो करने के लिए इतना झंझट उठाने से अच्छा है कि भाई हमें लग नहीं रहा कि उसकी जरूरत है इसमें इतना ज्यादा करने की। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी मामले में इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगी ही होगी हर मामले में। देयर आर दीज टू एक्सेप्शनल कंडीशंस एज वेल, और इन्हीं एक्सेप्शन से यू कैन सी द क्वेश्चंस इन प्लिम्स। तो इन पर लगा लीजिए पी फॉर प्लिम्स अपना, इसमें कर लेंगे। अब नाउ थर्ड सी, no appeal presented under section 383 shall be dismissed summarily until the period allowed for preferring such appeal has expired. 383 की अपील कौन सी हुई? अपील इन जेल, व्हेन appellant is in jail। इस अपील को समरली डिसमिस कब तक नहीं करोगे? until period for preferring such appeal has expired। देखिए क्यों जरूरी है। अपील एक हर अपील के लिए एक अपना एक ऑर्डर हो गया, लिमिटेशन पीरियड हो गया, है कि नहीं है? अब अपीलेंट की जेलर के द्वारा, जेल इंचार्ज के द्वारा अपील आ गई 383 में, आपने डिसमिस कर दी। अब आप वो तो अगेंस्ट कन्विक्शन आया था, इधर स्टेट जा रहा है अगेंस्ट एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट जा रहा है। देर में भी और भी हो सकते हैं, 2-3 एक्यूज को एक साथ कन्विक्शन हुआ हो, किसी और की भी अपील आ रही हो, तो उन सबको आपने सबने डिसमिस कर दिया तुरंत एक ये। तो एटलीस्ट यू वेट फॉर सम टाइम, एक का डिसमिस कर दिया फिर दूसरी आएगी, इनकन्वीनियंस होगी, उसकी 382 में भी आ सकती है अभी थ्रू प्लेडर भी। तो एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि एटलीस्ट यू शुड वेट टिल द एक्सपायरी ऑफ द दिस पीरियड ऑफ लिमिटेशन। No appeal presented under section 383 shall be dismissed summarily until the period allowed for preferring such appeal has expired. So this is the question for your prelims. Which out of the following statement is correct? Which out of the following statements is not correct? ऐसे statements कौन से correct हैं कौन से नहीं है, आपको दिक्कत आ सकती है if you don't remember it. So you will have to wait for the expiry of the court will have to wait for the expiry of this limitation period. Are you getting this point? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज रेज हैंड। बढ़े आगे, बहुत ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बढ़ा रहा हूं आगे कुछ में। नेक्स्ट, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, 384 की क्लॉज क्या होगी? सेकंड, बिफोर डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस। The court may call for the record of the case। इसमें एक्शन लेने से, डिसमिसल करने से पहले कोर्ट चाहे तो रिकॉर्ड मंगा सकती है। एंड प्लीज सी द वर्ड मैंने हाईलाइट किया, कौन सा वर्ड हाईलाइट किया रेड कलर से? मे। कोर्ट मे कॉल फॉर द, ठीक है,
रिकॉर्ड मंगा सकती है। एंड दिस इज व्हाट where the appellate court dismissing an appeal under this section is court of sessions or the chief judicial magistrate। again P for please इनको हाईलाइट कीजिए, कोर्ट ऑफ सेशन को हाईलाइट करेंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हाईलाइट करेंगे। इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर डूइंग सो वेयर द अपीलेट कोर्ट डिसमिसिंग एन अपील अंडर सेक्शन दिस इज ए कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। समझ रहे हैं आप बात? तो यानी कि हाई कोर्ट अगर है तो हाई कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये इन दोनों कोर्ट्स के लिए मस्ट है। दिस इज द मैंडेटरी प्रोविजन फॉर द कोर्ट ऑफ सेशंस और सीजेएम that they shall record its reasons for doing so, why they are dismissing the appeal in summary। संक्षेपता वो क्यों अपील को खारिज कर रहे हैं, इसका उनको कारण लिखना ही होगा। किनको? सेशन न्यायालय को और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सीजेएम को। कर लेंगे साहब? सो दिस इज, प्लीज सी दिस स्लाइड। अपीलेट कौन सी है? अपीलेट कोर्ट डिसमिसिंग एन अपील अंडर सेक्शन 384 कौन सी है? कोर्ट ऑफ सेशन हो या सीजेएम हो, then they shall record its reasons for doing so। very simple। कहां से क्वेश्चन आएगा? प्रीलिम से क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कौन कौन सी कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी है, जानना है, करना है 384 में। कर लेंगे सब? नेक्स्ट, फोर्थ, where an appeal presented under section 383 has been dismissed summarily under this section 384। जब मैंने 383 पढ़ाया था तब ये रेफरेंस आया था। where an appeal presented under section which section 383, यानी कि कौन सी? अपीलेंट इज इन जेल। और वो कैसे क्या हुआ? डिसमिस समरली अंडर दिस सेक्शन। 384 में उसको संक्षिप्तता खारिज कर दिया गया। कौन से अपील को खारिज किया गया? जो कि 383 में प्रेजेंट हुई थी। कौन सी? जब अपीलेंट जेल में था। सही है। एंड द अपीलेट कोर्ट फाइंड्स दैट अनदर पिटीशन ऑफ अपील duly presented under section 382 on behalf of the same appellant has not been considered by it। और न्यायालय को यह ज्ञात होता है कि उसी अपीलेंट ने एक अपील 382 में भी की है जिस पर कि अभी विचार विमर्श नहीं किया, कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया है उसको अभी तक। ये देखिए सिचुएशन, आप इससे समझेंगे आप। अपील प्रेजेंटेड अंडर विच सेक्शन 383। 383 का मतलब क्या है? व्हेन अपीलेंट इज इन जेल। देख पा रहे हैं? जब वो जेल में है। 383 का मतलब ये हुआ। क्या हुआ इसके साथ? दिस इज डिसमिस समरली अंडर सेक्शन 384। गॉट इट? अपीलेट कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया 384 में। अब और क्या हुआ? इट फाइंड्स अनदर अपील अंडर सेक्शन 382। किसने फाइल की है? बाय द सेम अपीलेंट, एंड दिस हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय इट। मेरे ख्याल स्लाइड देख के समझ में आ रहा होगा पूरा, तो है कि नहीं है? पूरा खाका खींचा नहीं खींचा? अपील अंडर सेक्शन 382 इज प्रेजेंटेड बाय द सेम अपीलेंट। सेम मतलब जिसने 383 में भेजी है, वो 383 के भाग्य में क्या लिखा था? संक्षिप्ततः खारिज होना। आई बात समझ में नहीं? दैट हैज बीन डिसमिस समरली, बट नाउ कोर्ट कम्स, ओ दिस इज 382। किसने भेजी है? सेम अपीलेंट ने। ओके, वी हैव नॉट हर्ड सो। आई वैसे में तब क्या करें? हमने तो अपील खारिज कर दी उसकी, उसमें वाली वो। इसका क्या करें? इसका आंसर है देन दे कैन हियर एंड डिस्पोज इट। क्या है? देखो ये रहा। द कोर्ट में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 393। 393 में कुछ भी लिखा हो। अब 393 में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। 393 की लाइन देख लीजिए, रेफरेंस देख लीजिए बस। जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पास्ड बाय एन अपीलेट कोर्ट अपॉन एन अपील शैल बी फाइनल। कि अपीलेट कोर्ट अगर कोई जजमेंट या ऑर्डर पास करती है तो वो क्या होता है? अंतिम होना चाहिए। दैट शैल बी फाइनल, अंतिम होना चाहिए। इट मींस व्हाट? कि अगर हमने इसमें क्या लिखा हुआ है 393 में कि डिसमिस अगर हुई, समरली भी हो गई, तो क्या वो अंतिम हो गया? वो तो आप मेरी बात समझो। अगर 393 को फॉलो करें, 393 में क्या बात लिखी है कि अपीलेट कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर वो अंतिम होगा। दैट शैल बी फाइनल। अब आपने 384 में समरी डिसमिसल कर दिया तो वो अंतिम होगा एज पर 393। तब तो 382 को सुनने के द्वार खत्म हो गए ना, जब हमने एक अंतिम ऑर्डर उसने पास कर दिया। कितने बात समझिए? बात समझ आई नहीं आती है? अगर बात समझ आए प्लीज रेज हैंड। सही है। 393 में ऑर्डर होता है अंतिम
अकॉर्डिंग टू 393 कि अपीलेट कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डर्स पास्ड बाय एन अपीलेट कोर्ट अपॉन एन अपील शैल बी फाइनल। इसको क्या मतलब है कि अगर अपील गई किसी कोर्ट के सामने, समझ रहे हो, और अपीलेट कोर्ट ने उसमें जजमेंट दे दिया, तो वो उस मामले में अंतिम जजमेंट माना जाएगा, यानी कि नो सेकंड अपील, नो फर्दर अपील। अब 383 में कोई अपील आई, 383 में अपील कब आएगी? जब अपीलेंट इज इन जेल, सही है। वो अपील 384 में संक्षिप्त खारिज हो गई, डिसमिसल हो गया। अब 393 को पढ़ेंगे तो डिसमिस हो गई, अंतिम माना जाएगा, फाइनल। अब कोर्ट के सामने 382 आ गई, दूसरी अपील, तो तब क्या होगा? उससे बचने के लिए इन्होंने ये बात लिखी है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 393, कि 393 को आप बाईपास कर सकते हैं इस मामले में। इस मामले में 393 का जजमेंट वो अंतिम नहीं माना जाएगा। वो 384 में डिसमिसल हुआ, वो अंतिम नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये लाइन लिख दी यहां पर, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 393, if satisfied that it is necessary in the interest of justice so to do, hear and dispose of such appeal in accordance with law। अगर उनको लगता है न्यायालय को कि यह न्याय हित में होगा, है ना, तो वो 382 की अपील को फिर सुनेंगे और उसको डिस्पोज करेंगे जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ, विधि के अनुसार। डिस्पाइट द फैक्ट कि 383 में उसी अपीलेंट की अपील समरली डिसमिस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देखिए कि बिकॉज ऑफ दिस 4 अपीलेंट है सेम, उसकी अपील पे 2 बार सुनवाई हुई। अब समझ रहे, 2 बार। पहली बार कौन सी थी? 383 आई और समरली डिसमिस हो गई, फिर बाद में 382 आ गई। तो कोर्ट को अगर लगता है कि इसमें सब्सटेंस है, तो उसको ये नहीं कि बार नहीं होगी, फिर वो दैट इज नॉट बार। और क्योंकि ये स्पेशल लगेगा आपको प्रोविजन, एंड देयरफॉर ये इट इज वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ द एग्जामिनर, कि स्टूडेंट्स को ये पता भी है नहीं। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो अब कॉमन सेंस क्या करेंगे? अरे एक बार डिसमिस हो गई, बात खत्म हो गई। कॉमन सेंस तो यही कहेगा ना कि 384 में एक बार डिसमिसल हो गया, दोबारा उसी की अपील सुनने क्या मतलब हो गया? कोर्ट क्या यही काम है बस, कोर्ट कैन हियर दिस। आई बात समझ में नहीं आई? ये क्या इनका क्वेरी ये है कि इसके लिए क्या पहले 383 डिसमिस करा करके फिर 382 डाल लिया जाएगा, एक साथ भेजेंगे? इसकी लैंग्वेज समझिए क्या कह रहे हैं कि ये डिसमिस हो चुकी एंड द कोर्ट फाइंड्स, कोर्ट को बाद में पता चलता है कि भाई 382 भी पेंडिंग पड़ी हुई है इसकी, जो हमारे सामने विचार के लिए भी आई नहीं है। कोर्ट वाज इग्नोरेंट ऑफ द 382। अदरवाइज प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस क्या है कि 382 एंड 383 में अगर 2 पिटीशन आई भी गई हैं तो बोथ शुड बी हर्ड एंड डिस्पोज टुगेदर। ये उस सिचुएशन को कवर करता है जब व्हेन द कोर्ट वाज इग्नोरेंट ऑफ 382 अपील एंड इट हर्ड एंड डिसाइडेड अंडर सेक्शन 384। 384 में समरी डिसमिसल हो गया, समझ रहे हैं आप? ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, डिसमिसल ऑफ अपील अंडर सेक्शन 384। ये सारी शर्त पूरी होनी चाहिए। कौन शर्त है? द अपील मस्ट बी प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 383, पहली शर्त। दूसरी शर्त, इट मस्ट बी डिसमिस समरली अंडर सेक्शन 384। थर्ड, कोर्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अपील अंडर सेक्शन 382। एंड फोर्थ कंडीशन, इट मस्ट बी सेटिस्फाइड, इट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट संतुष्ट होनी चाहिए, न्यायालय संतुष्ट होना चाहिए कि यह न्याय हित में होगा कि उसकी 382 की अपील को भी सुना जाए और फिर डिस्पोज किया जाए। तो अगर न्यायालय को ऐसा लगता है तो इट कैन डू सो, इट इज नॉट बार। समझे आप? और यहीं से क्वेश्चन आएगा वेदर इट इज बार और नॉट। आंसर इज नो। और यहीं से आपका मेन सा क्वेश्चन ही बनता है। आपके लिए कोई ना कोई वो इस तरह के सिचुएशन दे देंगे डीजीएस में या हरियाणा में इस तरीके से, देन यू विल बी आस्क्ड वेदर दिस इज ए डिस्पोजल जो है वो लीगल है या नहीं। इट इज लीगल बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय 384 इटसेल्फ, 384 क्लॉज 4 के बाद में। तो 384 क्लॉज 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए पी। कर लेंगे आप? हाँ कि नहीं? चलिए, वेरी गुड। अब 1-2 लाइनें हैं जो आपके नोट्स में आपको लिखी मिलेगी। वो क्या है समझ लीजिए। देयर कैन नॉट बी पार्शियल समरी
डिसमिसल ऑफ अपील। तो यहां से क्वेश्चन प्लेन्स में आता है, क्या किसी अपील को पार्शियली डिसमिस कर सकते हैं समरली? समरी डिसमिसल, पार्शियल समरी डिसमिसल पॉसिबल है या नहीं? नहीं है। देयर कैन नॉट बी पार्शियल समरी डिसमिसल ऑफ द अपील, therefore an appeal cannot be admitted only on the ground of sentence while summarily dismissing it as regards conviction। आप समझिए क्या, एक अपील गई अगेंस्ट कन्विक्शन, अपील इज अगेंस्ट कन्विक्शन, कोर्ट ने कहा कि नहीं कन्विक्शन तो बनता है, कन्विक्शन के ऊपर नहीं सुनेंगे, डिसमिस्ड। समझे? तो दो बातें होती हैं, एक तो हुआ कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्ध होना कि वेदर यू आर गिल्टी और नॉट, सेकंड है इफ यू आर गिल्टी व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, यदि आप पर दोष सिद्धि हो गई है तब आपको कितना कारावास या कितना दंड मिलना चाहिए। दो बातें अलग अलग हुई, सेंटेंस यानी कि दंड और एक हुआ कन्विक्शन। सही है? तो कोर्ट ये नहीं कर सकती कि दोष तो है, दोषी तो हो, इस पॉइंट पर हम नहीं सुन रहे, हमें लगता नहीं है, समरली डिसमिस्ड, बट वी आर एडमिटिंग योर अपील ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कितना मिलना चाहिए था। कोर्ट कैन नॉट डू दिस, यानी कि पार्शियली आपने उसको डिसमिस करा और पार्शियली उसको आपने एडमिट कर लिया। यू कैन नॉट डू दिस, देयर कैन नॉट बी पार्शियल समरी डिसमिसल ऑफ द अपील। तो आप बात समझ आ गई? रेज हैंड अगर समझ में आ गई हो तो सही है। जब आपके हाथ इस तरह से ये था ग्रीन सिग्नल कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसी पॉइंट पर एनर्जी वेस्ट करने के, तो आगे बढ़े। दिस समरी डिसमिसल ऑफ अपील अंडर सेक्शन 384 इज एज मच एन एडजुडिकेशन एज एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल आफ्टर ए फुल हियरिंग टू द अक्यूज सो फार एज द अक्यूज इज कंसर्न। ये सो होगा, दिस इज सो फार मीनिंग एक तो हुआ समरी डिसमिसल का निर्णय हुआ और एक हुआ कब? फुल हियरिंग, पूरी तरह से डिटेल्ड हियरिंग के बाद में। तो वेदर देयर इज ए डिफरेंस? नो, देयर इज नो डिफरेंस, इट इज एज मच वैलिड, एज मच वैल्यूएबल जजमेंट एज पास्ड बाय द फुल हियरिंग ऑफ दिस। तो दीज आर द पॉइंट्स, ये देखना चाहिए आपको समरी डिसमिसल के। कर लेंगे साहब आप ये? तो दो तीन पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेन से पूछे जा सकते हैं आपसे। अब आप कर लीजिएगा इसको, ठीक। नाउ अब देखिए, अभी हम क्या चल रहे हैं, 382 में आई अपील या 383 में आई अपील, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? समरी डिसमिसल 384 में। लेकिन क्या हो सकता है, मान लीजिए अब कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन नो, इट इज नॉट द मैटर ऑफ समरी डिसमिसल, इस अपील को संक्षेपतः खारिज नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे? फिर उससे आगे बढ़ेंगे। एंड फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू कम टू सेक्शन 385। कर लेंगे तब? लेट्स स्टार्ट विद द केस ऑफ सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू अपील, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू सेक्शन 384, है कि नहीं है? और इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड, निम्नलिखित केसेस में से किस केस में ऐसा कहा गया था? निम्नलिखित केसेस में से कौन सा केस अपील से संबंधित है, कौन सा केस धारा 384 संबंधित है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, इसलिए इसी संदर्भ में दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कर लेंगे? क्या कहा इस कोर्ट में, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हम लोग डील कर रहे हैं समरी डिसमिसल ऑफ व्हाट अपील, एंड दिस इज अगेन आई एम रिआइटरेटिंग इट, मैं दोबारा पुनः कह रहा हूं आप लोगों से कि दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। एक व्यक्ति के खिलाफ कोई जजमेंट हुआ, ही इज फीलिंग एग्रीव्ड, उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, समझे? द पर्सन अगेंस्ट हुम जजमेंट वाज पास्ड, ही इज फीलिंग एग्रीव्ड ऑफ दैट जजमेंट एंड देन ही अप्रोचेस टू द अपीलेट कोर्ट। अपीलीय न्यायालय के सामने आया वो अपने दुख दर्द लेकर के। नाउ व्हाट द अपीलेट कोर्ट डिड, इट डिसमिस्ड द अपील समरली, संक्षेपतः उसको खारिज कर दिया गया, without going into details, without going into full hearing. Now try to understand the problems of the person who was the appellant in this case. जो अपील लेकर आया है
जो अपीलेंट है उसके दर्द को समझिए आप लोग, उसका तो अधिकार एकदम खत्म हो गया है कि नहीं है। और उसमें भी क्या है कि ये जो रीजंस को लिखने की जो रिकॉर्ड ऑफ रीजंस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी रीजंस लिखने के लिए बाध्य नहीं है अपील में, ऐसे केसेस में। सेशन कोर्ट तो सेशन कोर्ट या अन्य जो अपीलेट न्यायालय हैं वो तो रिकॉर्ड रीजंस करेंगे, दे विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डिसमिसिंग द अपील, बट हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड टू रिकॉर्ड द रीजंस एज वेल। अब आपने एक अपील को डिसमिस कर दिया समरली, संक्षिप्ततः आपने एक अपील को खारिज कर दिया और रीजंस भी नहीं लिख रहे हैं आप, बता भी नहीं रहे हैं उसमें आप, तो उसी संदर्भ में ये केस इंपॉर्टेंट है, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस is an important case on this topic. In this case, the Supreme Court held that power of dismissing the appeal summarily under section 384, even without the case record and without necessity of giving reasons for dismissal, if the appellate court happened to be High Court or Supreme Court, was rather arbitrary inaction and too broad in its sweep. ये जो पावर है हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास जब डिसमिसल करते हैं तो वो पावर कैसी है, आर्बिट्रेरी है। ये आर्बिट्रेरी पावर लगती है, समझे कि आप तो किस केस में लाइन कही गई, समझे आप, वो केस कौन सा है, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कर लेंगे अब। द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय सर्टेन क्राइटेरिया इन इट्स एप्लीकेशन, कि डिसमिसल जो समरली होगा इसका कोई ना कोई क्राइटेरिया निश्चित होना चाहिए, उससे डिफाइंड होना चाहिए, इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगनी जरूरी है। इट शुड नॉट बी जनरल रूटीन फॉर एनी अपीलेट कोर्ट टू डिसमिस द अपील समरली, देयर शुड बी ए सर्टेन क्राइटेरिया। ये क्या किस केस में कहा गया, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया। और क्या कहा गया, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एन अपील मे बी समरली डिसमिस्ड। अपवादिक सर्कमस्टेंसेस में केवल, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, अपवादिक हालात में ही समरी डिसमिसल होना चाहिए। द अपील शुड बी डिसमिस समरली ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। कब, आफ्टर प्रिलिमिनरी हियरिंग एंड लुकिंग इनटू द मटेरियल्स placed by the appellant before the courts and of recording brief grounds for dismissal. So you should, if the court is of the opinion that summary dismissal should be there, then at least you should give a preliminary hearing होनी चाहिए एक बात, you should look into the record material and then record brief grounds of dismissal. This was held in which case, सीताराम केस में, एंड नोट्स विल बी गिवन टू यू इन दिस केस। नाउ इन केस ऑफ रियल डाउट, इन केस ऑफ रियल डाउट द बेनिफिट ऑफ डाउट इज टू गो टू द अपीलेंट एंड नोटिस इज टू गो टू द एडवर्सरी इवन इफ चांसेस ऑफ अलाउंस ऑफ एन अपील मे नॉट बी ब्राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए क्या मतलब है। इन केसेस ऑफ रियल डाउट, अपीलेंट को अपील लेकर के आया, अपीलेंट ब्रॉट एन अपील बिफोर यू एंड कोर्ट ऑफ द ओपिनियन कि इसके अपील में दम है भी या नहीं, डाउटफुल है, इवन इफ द चांसेस ऑफ अलाउंस ऑफ द अपील मे नॉट बी ब्राइट, उसकी अपील सफल होगी इसके चांसेस बहुत कम है, ब्राइट नहीं है, लेकिन डाउट है कोर्ट को, अपील में बी अलाउड, अपील में बी डिसमिस्ड आफ्टर हियरिंग। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस जहां कोर्ट के पास डाउट हो जाए इस तरीके का, तब क्या करना चाहिए, द बेनिफिट ऑफ डाउट इज टू गो टू द अपीलेंट। इसमें संदेह का लाभ अपीलेंट को मिलना चाहिए। ऐसे केसेस में जहां पर यह संदेह हो जाए, एक वास्तविक संदेह हो जाए कोर्ट के उस ओपिनियन में कि ये जो अपील है, जो अपीलेंट अपील लेकर के आया है, अपीलेंट एक केस जीत भी सकता है अपील और अपील हार भी सकता है। तो ऐसे केसेस में जो डाउट का जो बेनिफिट है, जो फायदा है, वो किसे मिलना चाहिए, अपीलेंट को मिलना चाहिए। तो यहां पर फायदा मिलने से मतलब क्या है कि इट शुड नॉट बी डिसमिस समरली एंड इट शुड बी हर्ड। ये इस अपील को संक्षिप्त खारिज ना करके इसको सुना जाना चाहिए एटलीस्ट। भले ही इसके ये नहीं लगता कि ये जीतेगा ही जीतेगा, बट अगर डाउट हो गया ही मे विन, तो एटलीस्ट ही शुड बी हर्ड नाउ। सही है। लेकिन
However, later the Supreme Court has held that Sitaram case is no authority as to the scope of section 384. Supreme Court ने बाद के केस में ये बात कही है कि this is not a binding authority. जो सीताराम केस है, it is not a binding authority. क्यों? Because in that case, as the question of validity 384 was neither raised or nor argued. इस केस में 384 की जो वैलिडिटी है, ना तो वो प्रश्न उठा, ना ही उस पर आर्ग्यू था, बस कोर्ट की अपनी एक ओपिनियन आई है. ओपिनियन क्या है तो मैं संक्षिप्त बताता हूं है क्या. सीताराम केस ने क्या कहा? सीताराम केस ने ये कहा कि समरी डिसमिसल की जो पावर है, ये बहुत हार्श पावर है कोर्ट के सामने, और इसको यूज करते हुए बहुत ध्यान देना चाहिए, और ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इट शुड बी यूज्ड. एंड व्हेन यू आर डिसमिसिंग अपील समरली, देन ब्रीफ में ग्राउंड्स भी लिखिए आप, प्रिलिमिनरी हियरिंग भी दीजिए आप, और पूरा मटेरियल ढंग से देख लीजिए आप. तो दिस इज द केस का नाम क्या है? कर लेंगे सीताराम वर्सेस स्टेट यूपी. तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि वेदर सीताराम केस इज रिलेटेड टू 384 और नॉट. तो सीताराम केस इज रिलेटेड टू 384. इस भले ही अथॉरिटी ना हो, लेकिन इट इज डिस्कस्ड इन डिस्कशन ऑफ 384. जब हम 384 को पढ़ते हैं तो सीताराम केस का जिक्र जरूर आता है. मैंने आपको करा दिया अभी, अब कर लेंगे. अब आपका केस लॉज जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं करा रहा हूं. ठीक है साहब, बढ़े आगे. नाउ एक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नॉन अपीयरेंस ऑफ द अपीलेंट. नॉन अपीयरेंस ऑफ द अपीलेंट. सब अपील सिविल केसेस में एन अपील में बी डिसमिस्ड इफ द अपीलेंट इज नॉट देयर. जैसे कि सूट में भी dismissed for default in case of absence of the plaintiff. But what about if the appellant is not present after filing the appeal? आप समझ रहे हैं इसमें जो ट्रायल है, देखिए जो ट्रायल है, ट्रायल कोर्ट में तो स्टेट इज द पार्टी, स्टेट इज ऑलवेज देयर, है कि नहीं है. अपीलेंट क्या हुआ? अपीलेंट अपीलेंट इज द पर्सन हु हैज फाइल्ड द अपील. क्यों अपील फाइल किए? क्योंकि वो एग्रीव्ड है किसी केस से, जजमेंट, किसी जजमेंट से पीड़ित है, किसी ऑर्डर से पीड़ित है. दैट इज व्हाई ही हैज अप्रोच्ड द अपीलेट कोर्ट, है कि नहीं है. सो प्लीज सी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपीलेंट एंड हिज लॉयर टू रिमेन प्रेजेंट ऑन द अपॉइंटेड डे, टाइम एंड प्लेस व्हेन द अपील इज पोस्टेड फॉर हियरिंग. हाउएवर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it can be asked in your question paper prelims. A criminal appeal cannot be dismissed on the ground that no one appeared to support it. So whether a criminal appeal can be dismissed on this ground? Answer is no. A criminal appeal cannot be dismissed on the ground that no one was present on that particular day to support it. एक आपराधिक अपील केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती कि उस दिन, उस नियत समय, नियत तिथि और नियत स्थान पर अपीलेंट या उसका प्लीडर मौजूद नहीं था अपनी अपील पे कार्रवाई करवाने के लिए. समझ में आई बात आपको? नहीं आई? भी इंग्लिश में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया, समझ में आ गया. केस का नाम लिख लीजिए, बानी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. नेम इज व्हाट? बानी सिंह, स्टेट ऑफ यूपी. अभी हमने कौन सा केस था? सीताराम वर्सेस, दोनों यूपी के केस हैं, सीताराम, बानी सिंह. ठीक है. तो दिस इज ऑन द पॉइंट दैट इन केस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द अपीलेंट, अपीलेंट अगर प्रेजेंट नहीं होता है तब क्या होगा? इट शैल नॉट बी डिसमिस्ड. अपील डिसमिस नहीं होगी. सही है. नेक्स्ट, when the appellant or his counsel is not present, it has been clarified by the Supreme Court that appellate court has ample powers to dispose of them on merits. कि appellate court के पास पर्याप्त शक्तियां हैं कि वह उस अपील को गुण दोष के आधार पर डिस्पोज करे. डिस्पोज ऑफ देम ऑन मेरिट्स. समझे आप? इट इज नॉट, it means what? See, appellant has filed the appeal. It is admitted, but now he is not present in the court.
देन कोर्ट को लगा अब क्या करा जाए, शुड आई डिसमिस इट, नो यू कैन नॉट डिसमिस इट, तो व्हाट शुड आई डू, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट यू हैव एम्पल पावर्स, आपके पास पर्याप्त शक्तियां हैं अपीलेट कोर्ट, you can dispose it on merits, and these are the questions which can be asked in your prelims, especially in DJS और हरियाणा and UP also। और फिर लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा घुस के क्वेश्चन पूछा है इस बार, दिस इज नॉट फ्रॉम बेयर एक्ट, दिस इज फ्रॉम केस लॉज एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कर लेंगे। सो अपीलेट कोर्ट हैज एम्पल पावर टू डिस्पोज ऑफ देम ऑन मेरिट्स, यानी कि अपीलीय न्यायालय को ऐसे केसेस में पर्याप्त शक्तियां हैं कि वो गुण दोष के आधार पर उस अपील को डिसाइड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। कर लेंगे। केस का नाम बानी सिंह, सेम केस चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इफ द appellant happens to be in jail, however if the appellant happens to be in jail, the appellate court should adjourn and fix another date for hearing. This is the direction or the advisory to the appellate court कि अगर appellant कहाँ पर है, जेल में है, तो आपको क्या करना चाहिए, you should adjourn the proceedings and fix a date, कि अगली तारीख दे दीजिए उसमें। केस का नाम सेम वही बानी सिंह चल रहा है। कर लेंगे तब। नाउ एक केस का नाम लिख लीजिए इसी क्रम में, राम नरेश यादव। केस का नाम क्या है, राम नरेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट had earlier held that the appellate court has no right to hear the appeal on merits in the absence of the appellant or his counsel. This view was overturned by Supreme Court in Bane Singh versus State of UP. इसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राम नरेश यादव में जो बात कही थी वो ये कही थी कि अपीलेट कोर्ट हैज नो राइट टू हियर द अपील ऑन मेरिट्स इन द एब्सेंस ऑफ अपीलेंट और हिज काउंसिल। राम नरेश यादव में ये कहा गया था कि अगर अपीलेट कोर्ट के सामने अपीलेंट नहीं आया, एब्सेंट है और उसका लॉयर भी नहीं है, तब अपीलेट कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है अपील को सुनने का। और इस केस को रिवर्स किया गया था, ओवरटर्न किया गया था कौन से केस में, बानी सिंह में। तो राम नरेश यादव पहले आया और उसको बानी सिंह आया उसके बाद में। तो अगर इस सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले कौन सा केस आया, राम नरेश यादव का, उसने क्या कहा कि अपीलेट कोर्ट हैज नो राइट टू डिसाइड द अपील, बट बानी सिंह सेड व्हाट, नो, इट अपीलेट कोर्ट हैज एम्पल पावर टू डिसाइड ऑन मेरिट्स। समझ में नहीं मत, wherein the Supreme Court reaffirmed that the appellate court is entitled to dispose of the appeals on merits in the absence of the appellant। सेम बात, वही बात कर लेंगे। नेक्स्ट केस इज व्हाट, मोहम्मद सुकूर अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम। मोहम्मद सुकूर अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इसमें क्या कहा कोर्ट ने, द कोर्ट शुड नॉट डिस्पोज ऑफ द अपील इन द एब्सेंस ऑफ हिज काउंसिल। हाउएवर, देखिए इन केसेस का नाम लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि एक ही टॉपिक पर ये 3-4 केस हैं, ये एक ही टॉपिक पर 3-4 केस हैं। और ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा केस इससे संबंधित नहीं है। एक तो ये केस आ जाएगा, तो टॉपिक से रिलेटेड केसेस का आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, किस केस में क्या कहा गया, मोहम्मद सुकूर में क्या कहा गया कि कोर्ट शुड नॉट डिस्पोज ऑफ द अपील इन द एब्सेंस ऑफ हिज काउंसिल, कि काउंसिल की एब्सेंस में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर बाद में नेक्स्ट केस आया KS पांडुरंगा कर्नाटका का, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट एंड कैटेगरी रूल्ड दैट बानी सिंह इज राइट। मोहम्मद सुकूर में फिर उन्होंने पलटी खाई कोर्ट ने कि जी उसकी एब्सेंस में डिस्पोज नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पांडुरंगा में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बानी सिंह इज ऑल राइट, आप एब्सेंस में भी डिसाइड कर सकते हैं। तो लबुलवाब ये है, बानी सिंह इज दी, बानी सिंह में जो बात कही गई वो भी आज भी राइट है। वो समझे, बानी सिंह में क्या बात कही गई कि एक तो आप डिसमिस नहीं करेंगे, और अगर आप लगता है कि उपयुक्त आधार है तो आप डिस्पोज भी कर सकते हैं इन हिज एब्सेंस ऑन मेरिट्स। बानी सिंह ने ये बात तो कही ना, ठीक है। तो 3-4 केस आ गए। मोहम्मद सुकूर में क्या कहा गया कि नहीं करना चाहिए डिस्पोज, लेकिन पांडुरंग में क्या कहा कि नहीं आप कर सकते हैं, और बानी सिंह में जो बात कही गई थी वो भी ठीक है। तो 3-4 केस हो गए इसी पॉइंट पर। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भूल जाएंगे इनको। ओके, it has also been pointed out that right
to dismiss criminal appeal for default for the appearance and then to restore the same are not at all available to the criminal appellate courts subordinate to the high court. Very good, लिख लीजिए, हालांकि नोट्स मिल ही रहे हैं आपको. The right to dismiss criminal appeals for default for the appearance and then to restore, दोनों बातें समझ लीजिए कि पहले तो आपने डिसमिस कर दिया अपील एब्सेंस की वजह से, डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस की वजह से, और फिर बाद में उसको रिस्टोर कर रहे हैं आप, रिस्टोरेशन ऑफ अपील. लेकिन कोर्ट कौन सी है? इट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट. तो जो सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि सेशन कोर्ट हो गए, एट एडीजे, असिस्टेंट सेशन जज, सीजेएम हो गया कि कुछ केसेस में, ये अपीलेट कोर्ट तो हैं, लेकिन ये इनके पास इनहेरेंट पावर्स नहीं है विच इज एंजॉयड बाय द हाई कोर्ट. जो हाई कोर्ट पावर एंजॉय करती है इनहेरेंट पावर्स की, वो तो इनके पास नहीं है. तो यू कैन नॉट डू दिस कि डिसमिस कर दिया फिर रिस्टोर कर देंगे. यू डोंट हैव दैट पावर. समझे? है कि नहीं है? तो ये कौन सा केस है? राधे श्याम सोनी वर्सेस स्टेट, और दूसरा केस हो रहा है किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इस लास्ट स्लाइड को समझ लीजिए. It has also been pointed out that right to dismiss criminal appeals for default for appearance. देखिए समझिए, राइट टू डिसमिस क्रिमिनल अपील्स एक बात हुई, डिसमिस करने का, अपील को खारिज करने का अधिकार, राइट टू डिसमिस द अपील्स, एंड देन टू रिस्टोर द सेम, और उसी को पुनः रिस्टोर करना, पुनः उसको लागू करना, उसको रिस्टोर करना. समझ में पता नहीं? आर नॉट एट ऑल अवेलेबल टू द क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट के अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं. कौन से न्यायालय? जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, एडीजे, असिस्टेंट सेशन जज, और कुछ मामलों में सीजेएम ऑल्सो हियर्स द अपील, है कि नहीं है? तो उन न्यायालयों की बात हो रही है कि क्या ये न्यायालय जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट हैं, कैन वेदर दीज कोर्ट्स हैव पावर टू डिसमिस एंड रिस्टोर. डिसमिस भी कर देंगे और बाद में रिस्टोर कर सकती है? नो, इट इज नॉट अवेलेबल टू देम. आई बात समझ में? ये केस कौन सा है? राधे श्याम सोनी वर्सेस स्टेट, किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. और क्या खास है? और क्या कहा? नेक्स्ट आ गए, विच आर सोली गवर्न्ड बाय सेक्शन 386 एंड आर डिवॉइड ऑफ ऑल इनहेरेंट पावर्स. ये जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं हाई कोर्ट के, वो 386 से गवर्न होते हैं और उनके पास कोई इनहेरेंट पावर्स नहीं है. इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते डिसमिस फिर रिस्टोर. इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर उन्होंने डिसमिस कर दी तो दैट कैन बी क्योर्ड ओनली इन द फर्दर अपील. रिवीजन में वो खुद कुछ नहीं कर सकते उसमें. वो दे कैन नॉट रिस्टोर इट. एक बार सेशन कोर्ट ने कोई अपील को डिसमिस कर दिया तो खुद रिस्टोर नहीं कर सकता उसको. वो आई बात समझ में नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड. आप समझे नहीं? जो बानी सिंह की बात है, बानी सिंह में उन्होंने क्या कहा? बताओ क्या कहा बानी सिंह ने? बानी सिंह ने कहा कि इन दी एब्सेंस ऑफ डिसमिस नहीं कर सकते आप. अगर वहां पर अपीलेंट नहीं है तो डिसमिस नहीं करना चाहिए, आपको उसको डिस्पोज करना चाहिए. तो बानी सिंह की बात खत्म हो गई. अब ये नेक्स्ट इशू है, अगली बात कर रहे हैं ये कि क्या कोर्ट के पास ऐसी पावर है डिसमिस करके रिस्टोर कर सकते नहीं कर सकते. वो वंस यू हैव डिसमिस्ड इट, देखिए बानी सिंह ने क्या कहा, यू शुड नॉट डिसमिस इट, बट व्हाट इफ यू हैव डिसमिस्ड इट. बानी सिंह के अकॉर्डिंगली आपको डिसमिस नहीं करना चाहिए. अब आपने डिसमिस कर दी फिर भी, तो कैन यू योरसेल्फ रिस्टोर इट? आंसर इज नो, क्योंकि ये कोर्ट को पावर नहीं है, रिस्टोर करने की पावर कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि ये इनहेरेंट पावर्स वाली बात हो गई कि आपने अपने ही उसको अंडू कर रहे हैं आप. यू कैन नॉट रिव्यू योर डिसीजन नाउ. समझे आपने बात? ये तो ये कौन से केस है? राधे श्याम और किशन सिंह. बात समझ आ गई नहीं आ गई आपको भी? बानी सिंह ने कहा डिसमिस नहीं कर सकते, लेकिन डिसमिस कर दिया तो क्या होगा? यू कैन नॉट रिस्टोर इट. कौन सी कोर्ट की बात कर रहे हैं? दीज आर द कोर्ट्स विच आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट. दीज आर द कोर्ट्स विच आर अपीलेट कोर्ट्स. अधीनस्थ न्यायालय जो है, ये अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीनस्थ? हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय. कर लेंगे अब तो एक एक पॉइंट को समझा दिया आपको मैंने.
क्या मैं बढ़ूं आगे? रेज हैंड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो पावर टू अलाउ विड्रॉल ऑफ अपील। क्वेश्चन ये है कि क्या अपील को विड्रॉ किया जा सकता है? वेदर अपील कैन बी विड्रॉन और नॉट, आंसर इज नो। Appellant has filed an appeal. No, whether he can withdraw it. See, once an appeal has been entertained by the appellate court has no power to allow it to be withdrawn. अपीलीय न्यायालय के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो उसके विड्रॉल की परमिशन दे पाए। Once an appeal has been entertained by appellate court, एक बार यदि अपीलीय न्यायालय ने किसी अपील पर सुनवाई शुरू कर दी, एंटरटेन कर लिया, द अपीलेट कोर्ट हैज नो पावर टू अलाउ इट टू बी विड्रॉन। अपीलीय न्यायालय के पास इसको वापस लेने के लिए अलाउ करने की परमिशन शक्तियां नहीं हैं। कौन सा केस है? खेड़ू मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। खेड़ू मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपीलेट कोर्ट to decide the appeal irrespective of the fact that appellant either does not choose to prosecute it or is unable to prosecute it for any reason। कि अगर appellant किसी वजह से प्रोसिक्यूट या तो कर नहीं पा रहा है, he is unable, और वो या उसको परसू करना नहीं चाहता। देखो बहुत डिफरेंट चीज है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ी स्लाइड में दिखाता हूं आपको। You see this like this. Once an appeal has been entertained by the appellate court, एक बार अगर अपील न्यायालय ने अपील को सुनवाई शुरू कर दी, सही है, entertained by the appellate court, the appellate court has no power to allow it to be withdrawn। अब तो बात समझ में आ गई बात? रेज हैंड अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इज द ड्यूटी ऑफ द अपीलेट कोर्ट, क्या ड्यूटी है? टू डिसाइड द अपील, अपील को डिसाइड करने का कर्तव्य बनता है अपील न्यायालय का, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट अपीलेंट ईदर डज नॉट चूज टू प्रोसिक्यूट इट, या तो अपील इस बात से बेफिक्र होकर के कि जो अपीलेंट है वो कहता है मुझे प्रोसिक्यूट नहीं करना है, इसको मुझे अपील चलानी नहीं है, समझे? अब आपको एक बड़ा वो थोड़ा फनी है, सभी बच्चे खेलते हैं अपने बचपन में, है ना, वो है ना, अब तो आना पड़ेगा उसकी चक्की, क्या है वो, जेल का खाना खाना पड़े, पोसम्पा भाई पोसम्पा, है ना। अगर उसमें आ गए घेरे में, नाउ यू विल हैव टू परस्यू इट। पोसम्पा वाला खेलोगे अब आपके सामने ये। अगर आपने अपील डाल दी, ठीक है, इफ यू प्रेफर द अपील एंड द सेम हैज बीन एंटरटेन्ड बाय द अपीलेट कोर्ट, देन यू कैन नॉट से नाउ आई वांट टू विथड्रॉ इट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपीलेट कोर्ट दैट इट शुड डिसाइड इट नाउ वेदर अपीलेंट वांट्स और नो फॉर इट्स। तो दिस इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट अगेंस्ट योर लॉजिक। आपको लगेगा क्यों नहीं, उसके अपील वो नहीं करना चाहता परसों, है ना। तो दैट इज वाई यू कैन सी द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम कि ऐसे मामले में क्या होगा, सही है। एन अपील कैन अबेट ओनली ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज एंड नॉट अदरवाइज। एक अपील का शमन केवल उसकी एक्यूज की मृत्यु पर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। केस का नाम लिख लीजिए, खेड़ू मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो प्लीज रेज हैंड। सभी को बात समझ में आ गई? खेड़ू मोहन साहब ने क्या कहा गया? अपील कैन अवेट ओनली ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज्ड एंड नॉट अदरवाइज। गॉट इट? इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपीलेट कोर्ट टू डिसाइड द अपील irrespective of the fact that appellant either does not choose to prosecute or is unable to prosecute it for any reason। बात समझ आ रही है ना कि अपीलेंट या तो चाहता नहीं है, एक बात हो गई, या वो प्रोसिक्यूट कर नहीं पा रहा है, वकील साहब को नहीं कर पा रहा, पैसे खत्म हो गए, वकील साहब ने कहा मैं तेरा केस नहीं लड़ूंगा, तो कौन सी कैटेगरी आ गई? इज अनेबल टू प्रोसिक्यूट इट फॉर एनी रीजन। घर की मजबूरियां ऐसी आ गई, हालात ऐसे आ गए कि नहीं करना चाह रहा परसों,
सरेंडर करना चाहता है, नो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपीलेट कोर्ट टू डिसाइड द अपील. आई होप नाउ इट इज फिनिश्ड. आई थिंक अब तो समझ गए आप लोग, बढ़े आगे. तो ये कुछ केस लॉज थे जो 384 में आपको पढ़ लेने चाहिए. एंड दैट्स ऑल फॉर 384. आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड इफ इट इज़ तो प्लीज़ रिपीट मत करवाइए मुझसे. आपको क्लास, आपको पता है आपको क्या करना है. मैं आपसे काम की बात करूँगा, और काम की बात ये है, ये एग्ज़ाम हमारे लिए कितना मुश्किल है और कितना आसान है. यकीन मानिए ये हिंदुस्तान का इस रेंज पे आकर के देखें तो सबसे आसान एग्ज़ाम है, सबसे आसान एग्ज़ाम है. और क्यों है एग्ज़ाम? देखिए, सिलेबस इसका वेल डिफाइंड है. यू विल हार्डली सी ए क्वेश्चन बियॉन्ड द सिलेबस. ये बहुत बड़ी बात होती है. जैसे यूपीएससी से कंपेयर करेंगे तो वो वाइड एनफ है, वहाँ पर सी सेट है, वहाँ पर जनरल स्टडीज़ है इतना ज़्यादा, तो यू कैन नॉट लिमिट दैट, राइट. इवन इन केस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यू डोंट नो कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वेल डिफाइंड सिलेबस मिलता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है. इस सिलेबस को आप पहले 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, रूबरू हैं इससे आप, है ना. बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. क्वेश्चंस की नेचर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है. तो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी इजी इफ़ यू कंपेयर इट विद द अदर एग्जाम्स, वेदर इट्स a बैंक PO or even the SSC, any other exams. You will never see such kind of certainty as in case of judicial exams. So अपने मन से सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, उनको हटा दीजिए, एंड फॉर द गॉड सेक लग जाइए पढ़ाई में. बस लग जाइए. 101% आप एक दिन जज बनेंगे आप. और आपको विधि जुडिशियल एकेडमी से बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. यू विल गेट एवरीथिंग हियर इटसेल्फ. थैंक यू वेरी मच.